मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विच हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व की आराधना चल रही है और हम अलग अलग विषयों पे शाम के समय बात कर रहे हैं। और अभी आज क्रमबद्ध पर्याय हम पिछले 3 दिनों से उसकी चर्चा कर रहे हैं। मुझे आज पता चला संडे का महत्व क्या है। बाकी दिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज तो मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने कहा अंदर जाने दो, तो बोले साहब जगह नहीं है। मैंने कहा मुझे सुनना है, तो बोले आप बाहर खड़े रहो। तो कितना कितना अच्छा हो अगर ऐसे ही हो। मैं इस दुविधा में हूं कि मैं जो विषय चल रहा है उस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और फिर जो अमेरिका जाने की बात करनी है वो करूं, या वो विषय आज रहने ही दूं। रहने दें, विषय कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विषय कल करेंगे और आज दूसरा विषय कर लेते हैं। आज दूसरा विषय कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लूं दिमाग को। कर्म पर्याय की जो बात करनी है वो कल करेंगे। और आज का विषय ये है कि अल्टीमेटली जो जीवन है ना, जीवन में क्या करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते मुझे, मैं उनको ज्ञान करा दूं। मेरे पास 10 साल का अमेरिका का वीजा था, वो पूरा हो गया है। दूसरी बार 10 साल का और मिल गया है, जो खत्म होने वाला है, फिर तीसरी बार मिलेगा। मैं साल में एक बार अमेरिका जाता ही जाता हूं। मैं उनको बता दूं, मैं जिनको मैं पहले बताऊं कि मैं तुम्हारे जूते में ही बैठा हूं, नहीं तो वे समझेंगे पंडित जी को तो अंगूर खट्टे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। साल में एक बार अमेरिका जाता ही हूं। और जब तक जाता नहीं था तब तक मैं उतनी गहराई से समझता नहीं था। जाने के बाद मैं उस गहराई से उसे समझ पाया। इसलिए मैं, पीछे आवाज ठीक है? हाँ ठीक है। वो पहले एक बार पूछ लेना चाहिए ना, नहीं तो बेचारे बाद में कहते हैं नहीं आ रही है। तो मुझे उतनी गहराई से पता नहीं था, और जब वो गहराई पता चली तो मैं आपसे अब ज्यादा अच्छी तरह बात कर पाऊंगा। एक क्रेज होता है जिंदगी में। क्रेज क्या होता है कि अमेरिका जाना है, पता नहीं है क्यों जाना है। मेरी जिंदगी में भी बहुत क्रेज थे। मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी के साथ साथ कनेक्ट करता हुआ आपसे बात करूंगा। और ये बात छुपा देना अपने बच्चों को, जो चले गए हैं, जो बच्चे हैं और जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको। और उसके बाद भी उन्हें अगर जाना हो तो मैं तिलक लगाने आ जाऊंगा अहमदाबाद उनको कि जाओ बेटा। पहले नक्की करो जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है, और ये नक्की करो कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जो हमने शायद दूसरे तीसरे दिन बात की थी या चौथे दिन बात की थी, प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। नक्की करो पहले प्रायोरिटी क्या है। अगर यही लाइफ की प्रायोरिटी है कि हमें अकेले रहना है, खूब सारा पैसा कमाना है, विषय भोगना है और बात खत्म, तो खूब अमेरिका जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए। आपके लिए ही अमेरिका बना है। मेरे दिमाग में एक सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और मैं आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दी। हालांकि मैं बहुत होशियार नहीं था पढ़ाई में, लेकिन चढ़ गई कि आईएएस बनना है। तो मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, और मेहनत करना शुरू कर दिया। 3 महीने हो गए, बहुत सारी किताबें लाया, पढ़ना शुरू, 18-20 घंटे पढ़ रहा था। और एक दिन दादा, मेरे पिताजी रतन चंद जी, मेरे कमरे में आए और दादा मेरे से बोले तुम आईएएस बन जाओगे। पहले तो उनको ही भरोसा नहीं था, लेकिन जब 3 महीने मेहनत देखी तो उन्हें लगा यार ये तो बात आगे निकल गई। तो मेरे कमरे में आके बोले प्यू सही घटना है, और आके बोले तुम आईएएस बन जाओगे। मैंने कहा हाँ, तो फिर जयपुर में नहीं रहोगे, तुम्हें तो ट्रांसफर होता रहेगा, अलग अलग जगह चले जाओगे, और हम स्मारक छोड़ेंगे नहीं, तो फिर अपन अलग रहेंगे, पूरी जिंदगी अलग अलग रहेंगे।
और एक क्वेश्चन मार्क करके चले गए। आप मानेंगे नहीं, मुझे 15 से 20 मिनट लगे होंगे। मैंने सारी किताबें बंडल बांधा, कपड़े में लपेटा और अपना दोस्त जो आईएएस कर रहा था उससे कहा ये किताब में ले जा। उसे पूछा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा मेरे दादा ने कहा है कि हम जिंदगी में अकेले रहेंगे, मुझे तो साथ रहना है, अब आईएएस नहीं करना, कैंसिल। जिंदगी का कितना बड़ा निर्णय होगा आप कल्पना कर सकते हो। और उसका उस निर्णय का फायदा ये नहीं हुआ कि मैं पूरे जीवन भर उनके साथ रहा, उसका फायदा ये हुआ कि एक कहानी मैंने अपने बच्चे को पैदा होते ही सुनाना शुरू कर दी। उसे क्या हुआ, उसको समझ आ गई कि यार यहां प्रायोरिटी साथ रहना है, यहां प्रायोरिटी लौकिक सक्सेस नहीं है। पहले दिन से उसे समझ आ गई कि यहां प्रायोरिटी तो साथ में रहना है, कुछ भी हो। जब पापा ने निर्णय किया और साथ रहने के लिए, दादा के साथ रहने के लिए इतना बड़ा तिलांजलि दे दी, तो साथ रहना उद्देश्य है। अब मैं अगर सोचता हूं कि अगर मैं उस वक्त निर्णय नहीं करता तो मैं क्या होता, आईएएस होता, अब तो रिटायर्ड होने वाला होता 2 साल बाद, और पूरी जिंदगी मैं दादा से अलग होता, दादा से अलग नहीं होता, उनके संस्कारों से अलग होता, उनके जीवन से अलग होता, उनके सिद्धांत, उनका ज्ञान, उनकी योग्यता से अलग होता, और 100% यहां खड़े होकर प्रवचन नहीं कर रहा होता। कौन सी जिंदगी पसंद थी मुझे, कौन सी जिंदगी चाहिए थी मुझे? क्या होते जिंदगी के निर्णय आपको पता है? मेरी मां विदिशा में सरकारी स्कूल में टीचर थी, दादा भी सरकारी स्कूल में टीचर थे। जब विद्यालय खुला, मैं कहना चाहता हूं निर्णय हम किस आधार पर लेते हैं हमें यही पता नहीं है। ये मैं कहानियां अपनी जिंदगी की नहीं सुना रहा हूं, मैं वो फंडामेंटल बताना चाहता हूं कि जिंदगी के निर्णय किस आधार पर लेने चाहिए। तो विद्यालय खुल गया, अब छोटे दादा अकेले थे रमेश भाई, तो उनको कोई प्रिंसिपल चाहिए था, तो उन्होंने कहा बड़े दादा आप आ जाओ, और भी लोग ढूंढे ढांडे, तो बाबू भाई बोले कि बड़े दादा को क्यों नहीं बुला लेते हो आप? तो दादा बोले मैं अपने भाई को बुला लूंगा तो आपको लगेगा मैं पक्षपाती हो गया हूं, ये ट्रस्टी जानते हैं ट्रस्ट का मामला कैसे होता है, तो आपको लगेगा मैं पक्षपाती हो गया हूं, तो मैं नहीं बुलाऊंगा, आपको बुलाना हो तो आप बुलाओ। तो बाबू भाई ने दादा को फोन किया, बड़े दादा को, कि यहां पे प्रिंसिपल की जरूरत है और आप दोनों भाई हो, तो आप क्यों नहीं आ जाते हो छोड़ छाड़ के? तो दादा तो 1 मिनट में तैयार हो गए, मेरी मां तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 16 साल की नौकरी हो गई थी, और 4 साल की नौकरी और होती तो उन्हें आज तक पेंशन मिलती। तो उन्होंने कहा जयेश भाई, मम्मी ने कहा 4 साल नौकरी कर लेने दो तो जिंदगी में पेंशन मिलेगी ना। लुक एट द करेज, हम किस करेज की बात करते हैं? तो 4 साल नौकरी कर लेने दो, मुझे जिंदगी में पेंशन मिलेगी। दादा बोले तुझे भरोसा तू 4 साल जिंदा रहेगी? वे आज तक 88 साल की उम्र में जिंदा हैं। और अजमेर में शिविर था, बाबू भाई और पार्टी जी ने कहा आप आ जाओ, तो मम्मी ने कहा मैं वहां टीचर हूं, कोई बात नहीं, आप यहां बच्चों को पढ़ाना। वहां क्या पढ़ाती हो? गणित, विज्ञान, भूगोल? अरे यहाँ 6 डाला पढ़ाना, लघुजन सिद्धांत पढ़ाना, ये बच्चे पंडित बन जाएंगे। आप मानो अभय जी के बैच, अभिनंदन जी के बैच से लेके अभी जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन सब ने मम्मी से 6 डाला पढ़ी है ना? आज तक पढ़ा रही हैं, आज तक ये सारे बच्चे बैठे ना, ये पीयूष, ये सब बच्चे, ये मम्मी ने 6 डाला पढ़े हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्टीव जॉब ने एक बात कही है, अपनी जिंदगी का निर्णय करना हो ना तो लुक एट द बैकवर्ड, पीछे जाके स्टडी करो कि आपकी जिंदगी कितने सिद्धांत निकलते हैं। क्रमबद्ध का सिद्धांत निकलेगा, गति के अनुसार मति का सिद्धांत निकलेगा, और आप लर्निंग भी लोगे। लुक एट द बैकवर्ड। राजू भाई, स्टीव जॉब ने कही है, स्टीव जॉब कौन है? एप्पल का मालिक। इन योर लाइफ लुक एट द बैकवर्ड। अब मैं पूछता हूं, मम्मी अगर 4 साल की वो जॉब नहीं छोड़ती तो शायद ये निर्णय नहीं होता, और वो निर्णय नहीं होता तो मैं जयपुर नहीं होता, मैं जयपुर नहीं होता तो एक फौज कैसे होती विद्वानों की? हम तत्व ज्ञान कहां से सीखते? मैं भी विदिशा में पढ़ा होता,
मैं भी क्या कर रहा होता, कल्पना तो करो। हाँ, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये लाइव विदिशा भी पहुंच जाएगा। क्या कर रहा होता, कल्पना करो जरा, सिर्फ 4 साल। और आज अगर वो पेंशन का लोभ होता तो कितनी पेंशन मिलती, 20-25 हजार। और उसकी आज कीमत क्या है 20-25 हजार रुपए की। डिसीजन जिंदगी के ग्लैमरस तरीके से नहीं लेना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो 15-18 साल के बच्चे होते हैं, इनके डिसीजन का एक रीजन होता है ग्लैमर, दूसरा रीजन होता है मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है भाई, एमबीए, क्यों, सब दोस्त कर रहे हैं। अरे दोस्त कुएं में गिरे, तू कुएं में गिरेगा। उनके डिसीजन का बेस क्या है, दो बेस है सिर्फ, एक ग्लैमरस लाइफ और दूसरा है दोस्त। अमेरिका जाने की पड़ रही है ना, मुझे लॉजिक दो, मुझे रीजन बताओ। जिंदगी के डिसीजन होने चाहिए किसी फंडामेंटल पर। मैंने आईएएस का डिसीजन छोड़ा एक फंडामेंटल पर। दादा ने क्या कहा, तुम क्या पढ़ाओगी यहां पर, वही ना, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज उनका जीवन कैसा है, नहीं आती तो विदिशा में क्या जीवन होता। आज 1000 बच्चे उनसे पढ़ के निकले, उन्हें गौरव होता है ना इस बात का। और नहीं तो नौकरी नहीं छोड़ते तो क्या होता, किस बात के पीछे हम क्या छोड़ रहे हैं। और रिस्क कितनी बड़ी ली दादा ने, सरकारी नौकरी छोड़ के तोडरमल स्मारक में आके नौकरी करी, सरकारी, पर फंडामेंटल क्लियर था। मेरा फंडामेंटल क्लियर था, मुझे साथ रहना है, तो मेरे सारे डिसीजन इस फंडामेंटल पर्पज पर डिपेंडेंट होंगे। तो डिसाइड द पर्पज फर्स्ट, देन टेक अ डिसीजन। बोर्ड पे लिख दूं मैं, बोर्ड हटा दिया है, जगह कम है आज, तो मान लो ना मैंने लिख दिया पर्पज, पर्पज डिफाइन करो, फिर डिसीजन करेंगे अपन, एक एक डिसीजन उसके हिसाब से लेंगे। मेरा पर्पज था साथ रहना है, दादा का पर्पज था कि अध्यात्म, अगर काम बच्चों को पढ़ाने का हो रहा है और बच्चे विद्वान तैयार हो रहे हैं तो मुझे उनके पास जाना है, ग्लैमर नहीं था। तुम्हें अमेरिका जाना है ना, क्या पर्पज है बोलो, क्या पर्पज है, नक्की तो करो। अब हमारा बच्चा हुआ तो पढ़ के, दादा एक दिन गाड़ी में थे, दादा बहुत कम बोलते थे, जो लोग जानते हैं दादा को, सेवंती भाई, कम बोलते थे, 1-2 लाइन बोलते थे, उसमें निर्णय हो जाते थे लोगों के। तो गाड़ी में बैठे थे, उससे पूछा अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा 10th के बाद। तो दादा जो सर्वज्ञ बोला, दादा एमबीए करना है। दादा बोले वो तो बेटा कभी भी कर लोगे, शास्त्री करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खत्म रौनक भाई, खत्म, बात खत्म। हमारा मन, संध्या का मन, पूरे घर का मन तो था ही। सर्वज्ञ मेरे पास आया, दादा ऐसा था बोल रहे हैं, हम चाहते थे लेकिन हम डिसीजन उसके मुंह से करवाना चाहते थे। मैं तू क्या चाहता है, तो पापा शास्त्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद मास्टर कर लेंगे, डन। तो शास्त्री करी। मेरी बेटी को ऑप्शन नहीं था कोई, क्यों, क्योंकि वो दादा की कहानी उसने सुन ली थी। तो बोली मैं दादा को बोलने का मौका दूं या खुद ही डिसीजन कर लूं। तो वो शास्त्री चली गई। अब सुनो, अब क्या हुआ, मेरी जिंदगी में कितनी शांति है, शांति नहीं। मैंने कहा था ये बात 2-3 दिन प्रवचन में, 2 दिन पहले, कि अपने घर वालों को अधिकार दे देना कि जब कसाय के परिणाम हो तो वे स्थितिकरण करें, मरते वक्त नहीं। मैंने अधिकार दे दिया, मुझे गुस्सा है, मुझे कसाय हो तो तुम लोगों को अधिकार है, बोल सकते हो ना मुझे कि भैया छोड़ो ना यार, जो होना होगा हो जाएगा, अपन काहे को विकल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी कसाएं पीक पर होती हैं तब मुझे कौन कहे, मेरे तो वो अभी सबकॉन्शियस माइंड में और जो न्यूरोपाथ में तो कसायों का बना है ना, तो वो उस दिशा में चला जाता है निखिल। तो कोई मेरे पास हो तो सही जो मुझसे कहे, और मेरे वो
दूरम भूर विकल्प जाल और बलपूर्वक उसे मोड़ दे, वो कौन होगा? वो मेरे घर वाले होंगे, मेरे फैमिली वाले होंगे, तो मैंने उनको अधिकार दे दिया ना। तो अब घर का माहौल कैसा है? आज शाम को सर्वज्ञ जयपुर में प्रवचन कर रहा है, 10 दिन से मौन में था, आज प्रवचन है उसका भी तीसरी गाथा पे। इससे बड़ी खुशी की बात किसी विद्वान की फैमिली में और किसी पंडित की परिवार में और किसी बाप के लिए हो सकती है? फिर संस्कार देने पड़ेंगे, कहीं से लाने पड़ेंगे संस्कार। अब वो बोला कि मेरा तो ड्रीम था, मुझे तो मास्टर्स करना है फॉरेन से, करो। शास्त्री के बाद आप आश्चर्य करोगे, मैं शास्त्री विद्यालय की कीमत मुझे और उस दिन आ गई। कहां से करना है बेटा? वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके, टॉप 25 बिजनेस स्कूल में आता है पूरी दुनिया के। आप मानेंगे, उसी कॉलेज में उसने एडमिशन अप्लाई किया शास्त्री की डिग्री के आधार पर। सुन ले वो लोग जो कहते हैं शास्त्री की डिग्री किस काम की है, सुन ले वे लोग जो समझते हैं कि शास्त्री डिग्री से धर्म की पढ़ाई है, लौकिक में क्या कर रहा है। ये तो प्रश्न पूछते हैं, शास्त्री तो तुम्हारी धर्म की है ना, लौकिक में क्या कर रहे हो? अरे भैया, वो धर्म की और लौकिक की एक साथ है, ये महानता है उस शास्त्री की डिग्री की। और उस शास्त्री की डिग्री के आधार पर एक शॉट में वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके में एडमिशन हो गया, शास्त्री के आधार पर। बाकी को तो समय लगा, और उसको क्यों? क्योंकि शास्त्री की डिग्री, संस्कृत मीडियम, तो बच्चे कहां मिलते हैं उनको। मैंने कहा सुन बेटा, तू जा तो रहा है, जिस दिन अंतिम पेपर होगा ना उसी दिन लौट के आना है। तुझे प्लेसमेंट में जॉब ऑफर होगी, लालच नहीं करना है। ये मुझसे मत बोलना कि मैं थोड़ा ना जॉब एक्सपीरियंस ले लूं। तेरा बाप यहां पे 100-500 लोगों को नौकरी पे रखता है, और बेटा जॉब एक्सपीरियंस लेने के लिए और मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर बेचता है। शर्म नहीं आती? तुझे जॉब एक्सपीरियंस लेना ना, बाप की कंपनी में ले ले। बाप की कंपनी में लेना नहीं है, क्यों? कहीं और लेना है। ये तू सुन, ये वो लालच है कि तूने वहां खाना शुरू किया, तू वहीं का होके रह जाएगा। मेरा बछड़ा किसी और की गाय का दूध पिएगा ना, तो उसका होके रह जाएगा, मेरा नहीं रहेगा। 30 लाख रुपए की जॉब ऑफर हुई पहले प्लेसमेंट में, उसका फोन आया, नो वे, नो एक्सपीरियंस, नो टेस्टिंग, नो ट्रायल, थोड़े दिन के लिए कर लें। ये बच्चे जो कहते हैं क्यों क्यों लेना है, काय के लिए लेना है? तो चस्का लग जाएगा फिर वो तो उसका अंतिम पेपर हुआ और उसी शाम की फ्लाइट पकड़ के जयपुर, उसका सपना पूरा हो गया, मास्टर करके आ गया। और मेरा ये नियम था कि बच्चे को अगर फॉरेन पढ़ने जाना है तो बिल्कुल जाए, पर मास्टर्स करने जाए, ग्रेजुएशन करने ना जाए। और सुन ले ये माँ बाप, देखो आपने ना मुझे बहुत गलत टॉपिक दे दिया है रमेश भाई, अब सवाल आप लेना, मुझे पता नहीं है। छेड़ा क्यों मुझे? मेरे पास पूरा आप सोच रहे होगे कि पंडित जी 10-15 मिनट में निपटा देंगे, पूरी तैयारी है मेरी। और कोई मैं जयपुर से तैयारी करके नहीं आया था। ये मेरे पास काउंसलिंग करने जब लोग आते हैं, पूछते हैं अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए, तो उनको समझाता हूं मैं ये बात, पैसे लेके। और वो पैसे मेरे टोटम स्मारक में दे देना। हाँ, आप सोचोगे कहां से बातें आ रही हैं, वो मैं ऑलरेडी, दिस इज माय जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल। क्यों नहीं भेजना बच्चों को? कुछ बच्चे मुझसे नाराज होंगे तो हो जाएं, परसों चला जाऊंगा मैं, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्यों नहीं भेजना? ये जो उम्र है ना, 15 साल से लेके 21 साल की उम्र, ये सबसे कच्ची उम्र है।
मैं कहता हूं इस उम्र में बच्चों को अपने साथ रखना और बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें। इसमें तुम्हें चाहिए अपने माँ के संस्कार, अपने बाप के संस्कार, अपने पिता के संस्कार, अपने दादा के संस्कार, अपनी दादी के संस्कार। बच्चों को सिर्फ माँ बाप नहीं चाहिए, बच्चों को दादा दादी भी चाहिए, चारों चाहिए। दादा दादी का अलग मोहब्बत होती है, अलग प्यार होती है, बाप की अलग आंख होती है, माँ की अलग डांट होती है, और जब ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है ना तो बच्चा निखर के वापस आता है। दादा दादी का प्यार नहीं मिला, अब जिनके जिनके नहीं रहे मैं उनका कुछ नहीं कह सकता हूं, जिनके हैं दादा दादी का प्यार नहीं मिला तो आंख और डांट ही मिली ना, तो बैलेंस नहीं बन पाया, और आंख और डांट मिल गई तो तकलीफ, और अगर वो नहीं मिली तो तकलीफ। कुम्हार का खड़ा है ना, अभी वो कच्ची मिट्टी है, उसे अंदर से हाथ भी चाहिए, ऊपर से थपथपाट भी चाहिए, नजर भी चाहिए, क्रेज होता है जिंदगी में इस उम्र में। मैं कहता हूं इस उम्र में जिसने सिगरेट शुरू कर दी उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी पूरी जिंदगी, जिसने दारू पीना शुरू कर दी उसने दारू पीना शुरू कर दी पूरी जिंदगी, लेकिन 21 की उम्र पार कर दी, अब वो ना दारू पिएगा ना वो सिगरेट पिएगा। एक बार पार हो जाए, मास्टर्स करने भेज दो अगर उसका शौक है तो, कंडीशन अप्लाइड, नो नौकरी, नो एक्सपीरियंस, नो टेस्टिंग, कुछ नहीं, पढ़ के आजा, सब यहां मिल जाएगा हिंदुस्तान में। तुम्हें इस उम्र में संस्कारों की आवश्यकता है, इस उम्र में संभलने की आवश्यकता है, और मैं कहता हूं कि जो संस्कार माँ बाप दे सकते हैं ना वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, धरती पे कोई नहीं दे सकता। जो एक्सपीरियंस माँ बाप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। सुन लो बच्चों, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ भले ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तुमसे तुम्हारे बराबर, लेकिन उनके पास तुम्हें देने के लिए संस्कार है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है और तुम्हारे प्रति ममता और स्नेह है। मत समझना, तुम्हें क्या थोड़ा सा व्हाट्सएप चलाना क्या आ गया, तुम समझते हो बाप से कहते हो अरे यार आप समझते तो हो नहीं, समझता नहीं है तुम्हारा बाप। तुम्हें क्या व्हाट्सएप खेलना आ गया, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आ गया, बाप को नहीं आया, तो बाप से कह रहे हो समझते नहीं हो। तुझे पैदा कर दिया मूर्ख और तू कह रहा समझते नहीं हो। कैसे जबान से निकला ये शब्द, कैसे निकला? इसका मतलब कि तुम्हारे पास सबमिशन नहीं है, सबमिशन नहीं है। कुछ हो जाए डिसीजन पर्पज के अनुसार होना चाहिए। क्या पर्पज है कि साहब बहुत पैसा कमाना है, नो प्रॉब्लम, कमाना है कि कमा के साथ लुटाना है कि बचाना है, डिफाइन करो। तू अमेरिका में कमाएगा ना तो हिंदुस्तान में आके बहुत बोलता है 2 करोड़ रुपए का पैकेज है मेरा, 2 करोड़ हिंदुस्तानी में बोल रहा है, डॉलर में बता। और सुन, जो स्टारबक्स की कॉफी तुझे यहाँ 400 में मिलती है ना वो वहां 2500 में मिलती है, और यहां तू जो 25 लाख कमा रहा है ना तो 400 में खर्च करता है एक स्टारबक्स की कॉफी, और वहां तू 2 करोड़ कमा रहा है तो 2500 लग रहे हैं। हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वहां 2 करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं। खर्च भी तो हिसाब से होगा, डॉलर में कमाएगा, डॉलर में तो अगेन नहीं साहब आप नहीं समझ रहे, मैंने सारी इकोनॉमिक्स निकाल ली है चैट जीपीटी पे डाल के, अल्टीमेटली वहां पर पैकेज बड़ा है, एग्रीड। आजकल दिमाग तो बंद हो गए, चैट जीपीटी चलती है ना, एआई टूल है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया पैकेज है। अगेन व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज? तुम कहते हो ना नहीं वहां बहुत ग्रोथ है, बहुत बहुत मेरे मुझे
बड़ा पैकेज है, बहुत पैसे। अगेन व्हाट इज द पर्पज? अभी मैं अध्यात्म की बात, जिनवाणी की बात बाद में करूंगा। लाइफ का पर्पज बता। अकेला पैकेज देख रहा है, उसके साथ जो चीज आने वाली वो देख रहा है कि नहीं? अरे बेटा, तेरे पास यहाँ मामा है, चाचा है, मौसा है, यहाँ तेरे पास फूफा है, यहाँ पड़ोसी है ना, वो भी तेरा चाचा है। सड़क पे निकलता तो सब्जी वाला भी हाथ हिला के बोलता है, भाई साहब नमस्ते। अमेरिका में मिलेगा तुझे ये? अभी तो पता भी नहीं चलेगा। नई उम्र है, नई फूंक है, नई जवानी है। लेकिन बेटा 10 साल बाद तुझे ये पैसा याद नहीं आएगा, तुझे वो रिलेशन याद आएंगे। मैं 10 साल बाद की बात बोल रहा हूं। वो पैसा याद नहीं आएगा, वो रिलेशन याद आएंगे जो तू यहां मिस करेगा। और सुनो, क्यों नहीं जाना है वो भी सुन लो। वहां मैं अमेरिका जाता हूं ना, तो 2 तकलीफें हर एक आदमी की। मैं जाना के सफर में जाता हूं प्रवचन करने। राजू भाई 2 तकलीफ है। पहली तकलीफ ये है, अब तू वहीं रहेगा, तू वहीं बस गया। सुनना, 20 साल बाद तेरे बच्चे होंगे, है ना? तो वहां अरेंज मैरिज तो होती नहीं है कि 42 दशा हुमड़ इन्हीं में होगी। 42 दशा हुमड़ नहीं है वहां। तो कहां करेगा शादी भाई? किसी गोरी भूरी बंदरिया से। और वो भी बाप नहीं ढूंढ सकता, खुद ही को ढूंढना पड़ेगी, खुद को। और पता है उसकी पहली कंडीशन क्या होती है उस बंदरिया की? पहली कंडीशन, 18 साल की उम्र में कंपलसरीली उसे अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। बाप का मकान अगर है तो छोड़ के डाउनटाउन में जाके किराए पे लेना पड़ता है। क्यों? नहीं तो कोई लड़की नहीं मिलेगी कॉलेज में, ढूंढनी तो खुद को ही है। अरेंज मैरिज तो है नहीं। लड़की पहले पूछती है, ओ स्टिल यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स? ओ यू आर डिपेंडेंट, बाय। तो 18 साल का होगा तो मतलब माँ बाप को छोड़ देगा कौन? तेरा बेटा। हमने मान लिया तुम अमेरिका में हो, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, और तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुमने भी, अब तुम तो यार ठीक है, इतना भी तुम्हारे पास में इमोशंस और संस्कार हैं, तुम हिंदुस्तान से ले जाओगे। तेरा बच्चा तो नहीं लाएगा। 20 साल बाद की सोचना रमेश भाई, मैं उस विजन की बात कर रहा हूं। 20 साल बाद के विजन की बात। पर्पज चाहिए ना, नक्की करना ना पर्पज। ग्लैमर तो नहीं चाहिए ना, अकेले ग्लैमर से काम होगा। अब वो लड़का तुझे छोड़ के गया और किसी भूरी बंदरिया से शादी कर ली, तुम्हारी कनेक्टिविटी होगी उससे? तुम बात कर पाओगे? तुम कितनी अंग्रेजी सीख लो, उससे तो नहीं कर पाओगे। और तो उसका व्यवहार कैसा होगा तुम्हारे प्रति? वो लड़का तुम्हारा रहेगा? तो बेटा 20 साल बाद, 18 साल बाद शादी के 20 साल, 2 साल में लड़का होगा तो 20 साल बाद, शादी के 20 साल बाद तुम अकेले ही रहने वाले हो। मंजूर है? और सुनो, संकट तो तब होगा जब मैं एक दिन प्रवचन कर रहा था वहां पर। राजू भाई, मैंने पूछा जिंदगी में कौन से दुख हैं? मेरा एक टॉपिक है कि दुख से कैसे मुक्ति हो, ऐसा कोई टॉपिक है मेरा। तो मैं पूछा कौन से दुख हैं? तो एक बुजुर्ग बाबा जी खड़े हुए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोले मुझे भी एक ही दुख है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी तो क्या होगा। बच्चा तो अकेला रहता है, अलग रहता है ना, 18 साल से अलग है ना, उनको अलग ही रहना है ना, उनकी जिंदगी अलग है ना। तुम्हारे संस्कार जाएंगे उसको,
कि गांव के जाएंगे। तुम सोच नहीं रहे हो, अगर यहां बैठा हुआ कोई बच्चा 18 साल का है, वो अमेरिका जाके रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, फिर नौकरी करना चाहता है, तो बेटा तेरे 20 साल बाद का भविष्य ये है जो मैं बता रहा हूं। पहला संकट कि शादी कैसे हो, मुझे इंडियन चाहिए, उसे पसंद नहीं है, उसे अमेरिकन चाहिए। वो जिस अमेरिकन को लेके आता है उसे मैं सूट नहीं करता हूं। और सुनो, नया संकट कि भाई बच्चा 18 के बाद का बताया, 18 के पहले का सुनो। रे तुम्हारे पास रहा है, कॉलेज में जा रहा है, दोस्त कौन है? गोरे भूरे, है ना? संगत किसकी है? उनकी। तुम खूब सिखा लेना नमोकार मंत्र। और संगत क्या होगी? मुश्किल यह है कि उन्हें कैसे रोकें कि वो नॉनवेज ना खाएं। तुम जमीगंद की बातें कर रहे हो, तुम जमीगंद की बातें करते हो। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बोल रहा हूं मैं। कैसे रोकोगे उन्हें? एसोसिएशन किनकी है? उनकी। एक फैमिली ने मुझसे कहा कि मैं तो ये चाहती हूं कि अभी मेरे बेटे ने, आई होप सो, कोई अफेयर उसका नहीं है, आई होप सो उसका अफेयर नहीं है, तो मैं कोई हिंदुस्तानी लड़की लाना चाहती हूं। लेकिन उसका उसकी जो बहन है ना, उसने तो फॉरेनर से ही शादी करी है। वो ये कहती है कि तुम हिंदुस्तान से मत लाना, क्योंकि तुम्हारी वेवलेंथ मैच नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात? और फिर वो यहां सेट नहीं हो पाएगी। कौन से कल्चर की बात कर रहे हो? कौन से माहौल की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या दिख रहा है? अमेरिका जाऊंगा, मैं गूगल में नौकरी कर लूंगा, मेरा 1 करोड़ रुपए का पैकेज हो जाएगा। वाह बेटा, थोड़ा आगे पीछे सोच ले, थोड़ा आगे पीछे सोच ले। उसके आगे पीछे क्या होगा? जरा सोचा है? कल्पना करिए 10 साल आगे की। मैंने कहा कि जिंदगी, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्सेस। सक्सेस से क्या मायने हैं? उसमें पैसा तो 8वें नंबर पर है। आज जाके लिख लेना अपने घर पर, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। एक ही बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को, माँ बाप हो जाते हैं, तो क्या फिर आप हमारी सक्सेस को रोक रहे हो? और बाप कहता है नहीं बेटा, मैं तेरी सक्सेस को कैसे रोक सकता हूं, तू जा, जा बेटा जा। सबको समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? मैं तेरी सक्सेस नहीं रोक सकता। तो पहले एक काम करो, लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्सेस। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है तो बिल्कुल जाओ। एक ही मायने है कि सक्सेस के पैसा कमाना। बस। अरे सक्सेस का मायने है रिलेशनशिप, सक्सेस के मायने हैं पीस ऑफ माइंड, सक्सेस का मायने है स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस के मायने हैं सोशल प्रेजेंस, सक्सेस के मायने हैं द गुड हेल्थ। WHO भी कह रहा है इस बात को, द गुड हेल्थ। सक्सेस के मायने हैं द गुड एटीट्यूड। 1 लाख करोड़ के आदमी हो जाओ और ये सब चीजें ना हो तो क्या काम आएगा? और 1 लाख करोड़ के मत होना, सूखी दाल रोटी चले और ये सब चीजें हो तो तुम्हारी जिंदगी सबसे खुशहाल है। हिटलर ने एक बात कही है, हिटलर ने एक बात कही है बहुत बढ़िया। जब आप मरे
और जितना पैसा आप छोड़ गए ये वो पैसा था जिससे आपको इस जीवन में जरूरत ही नहीं थी। आई रिपीट, हिटलर ने कही ये बात कि जब आप मरे और जितना पैसा छोड़ गए ये वो पैसा था जिसकी आपको इस जीवन में जरूरत ही नहीं थी। कौन से पैसे की बात कर रहे हैं हम? जो सबसे 8वें नंबर पर जो चीज है, द मनी, मनी इज रिक्वायर्ड, 100% इज रिक्वायर्ड। पर किसके सामने? उन 8 चीजों में 8वें नंबर पे मनी है। और ये नहीं हो, हमने उसको ही फोकस कर दिया, बस सिर्फ वो होगी तो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा काम। वो ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा फोकस उस बात पर है, अरे तुम्हें हॉलिस्टिक तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर फूल तुम हाथ में ले रहे हो तो उसके साथ कितने कांटे हैं वो भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। माफ करना, लोग यहां से जाते हैं ना, वहां ट्रक चलाते हैं, वहां जाके वो कौन से स्टोर हैं बड़े बड़े से, जो वॉलमार्ट, और सबसे बड़ा तुम्हारा गुजराती पटेल। पटेल ने तो इतनी बड़ी चेन बना रखी है पीयूष, गुजरात का है, और सारे हिंदुस्तानी आइटम पटेल के पास हैं। सब पूरा हिंदू, खाकड़ा थेपला सब। हाँ हाँ, छोटे छोटे गांव में है, वहां जाके नौकरी करते हैं और यहां आके शान से कहते हैं मैं यूएस में रहता हूं। मैं भी कनाडा गया था इस बार, तो वहां सारे जितने ड्राइवर हैं वे हिंदुस्तानी हैं, सारे सिख हैं। किसको पता है वहां ड्राइवरी करता है? और यहां बाप कहता है मारो बेटा यूएस में 6, मेरा बेटा यूएस में है। और किटी पार्टी में जाके वो बहन जी कहती है मेरे बेटे ने यूएस से साड़ी भेजी है मुझे। ऐसा नहीं है, बच्चे ही नालायक हैं। ऐसा नहीं है बेचारे बच्चों को सारा दोष दो। मैं बात करूंगा ना तो 10-20 बच्चे मिल जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहता हूं, मम्मी पीछे पड़ी हैं। और मम्मी इसलिए पीछे पड़ी है क्योंकि मम्मी को भी तो अपना स्टेटस बड़ा करना है। क्यों? समाज में पिताजी को भी लोगों को बताना है मेरा बेटा अमेरिका में। सुन लो तुम्हारी दशा बताऊं, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है अभी कि तुम्हारा बच्चा अमेरिका में सीना फुला फुला के बोल रहे हो जाए तो उसको 10 साल वहां, और तुमको वो आने वाला नहीं है, और तुम जाओगे कितने दिन को जाओगे? महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना? तुम रह नहीं पाओगे 2 महीना भी, महीने भर रह नहीं पाओगे। वो जो भूरी बंदरिया जो सो कॉल तुम्हारी बहू है, रह जाओगे? बेटे के घर में रह पाओगे? बेटे के घर में जाकर कल्पना करो। मैं जानता हूं हजारों लोगों को, मैंने उनसे कहा कि यार आपका बेटा अमेरिका में, वहीं रह जाओ ना, यहाँ काय को अकेले परेशान होते हो? पत्नी मर गई, अकेले रह गए हो, बेटा अमेरिका में। नो, मैं जाऊंगा 1 महीना 2 महीने के लिए, पर उसके घर में तो नहीं रहूंगा। इससे ज्यादा बाप नहीं बोल सकता। तुम्हें भेजना अपने बच्चे को वन सिंगल पर्पज, साथ रहेंगे बेटा, सूखी खाएंगे, रूखी खाएंगे, भूखे रहेंगे, फुटपाथ पे सोएंगे, महल में रहेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे, दैट्स इट, पीरियड। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं सेवंती भाई के घर गया, अब सेवंती भाई का बेटा निखिल का बेटा, एक घर में 3-3 पीढ़ियां रह रही हैं। क्या एटमॉस्फेयर, क्या माहौल। आने दो ना, कोई भी चैलेंज जिंदगी का, लाइफ इज रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे होती रहती है, तो साथ रहते हैं तो निपटा लेते हैं ना।
साथ रहते तो निभा लेते हैं ना, साथ रहते तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हुए पूरा हो जाता है ना। तो पर्पज साथ रहना है, बात खत्म। अब इसके लिए जो करना हो वो करो। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड पर्पज। पर्पज क्या करना है, हो गया काम। कितने पैसे चाहिए तुझे, क्या करना है, सुनना चाहते हो मुझसे लोगों की दशाएं क्या है। मैं एक बार दुबई से आ रहा था, भाई आज का टाइम नहीं है भाई ट्रेन। हाँ इसलिए वो समझा नहीं तो उसने एक्सप्रेशन नहीं दिया तो मैंने से पूछा, मैंने आज तो तुम उठोगे भी नहीं, ये तो जनवाणी की बात होती है तो तुमको आज कैसे उठोगे तुम। मैं दुबई से लौट रहा था, वहां तो बहुत बुरी हालत थी। मैं दुबई से लौट रहा था, मेरे पास सिंगल हैंडबैग था और बेचारे लोग आए और एक के पास उसका हैंडबैग उसका तौला तो उसका वजन निकला 9 किलो। तो एयरलाइन वाले ने बोला कि तो आपको ही हटाना पड़ेगा 2 किलो। वो बोला मेरे पास, मैं 2 साल बाद घर जा रहा हूँ, गुजरात का था, अहमदाबाद आ रहा था वो, मैं 2 साल बाद घर जा रहा हूँ, मेरी बेटी के इसमें खिलौने हैं, मेरी बेटी के इसमें फ्रॉक हैं, मैं उसने जो मांगा था मैं वो लेके जा रहा हूँ, भाई मुझे 2 किलो ले जाने दे। उसने अलाउ नहीं किया। मैं लंबी लंबी नहीं सुना रहा हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो रो पड़ा, उसने कहा चेक इन में डाल के आओ, अब टाइम बचा नहीं है, चेक इन तक जा नहीं सकते। और वो ही पूरा उसका 20 किलो था। वो बोला देख फ्रॉक है, देख इसमें टॉय है, मैं 2 साल बाद बच्ची से मिलने जा रहा हूं, मुझे जाने दे, मैंने पैसे इकट्ठे किए 2 साल इन सबको ले जाने के लिए, दिस इज माई रूल। उसने उठा के अपने हाथ से उस सारे सामान को डस्टबिन में डाला। मैं सुट सा देखता रहा, मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने उससे क्यों नहीं कह दिया मुझे दे दे। मेरे पास तो, मैं सिंगल था, मैं 2 दिन के लिए गया था, मेरे पास तो जगह थी, पर पता नहीं मैं बेहोश सा सुट सा देखता रह गया उसको और सोचता रह गया ये क्या लाइफ है। मेरा वहां बिजनेस है। मैं अगली बार जब वहां गया ना तो मैं उन लोगों से कह के आया कि सुनो, मैं तुम्हें अपने हिंदुस्तान वापस ले जाने के लिए आया हूं, जाना है। पूछा मैंने, जाना है। 500 लोग थे, 500 के 500 हाथ उठे, जाना है। दुबई की सही घटना बता रहा हूं पीयूष। आए क्यों थे, क्रेज था, ग्लैमर था। और दुबई की तो बात अलग है जो यूएस की नहीं है, कि यहां नौकरी नहीं थी, वहां नौकरी मिल रही थी। लेकिन आज 10 साल बाद लग रहा है कि वहां की सूखी रोटी ज्यादा अच्छी थी। क्या सुनना चाहते हो। पर्पज, शान इस बात पे नहीं है कि मेरा बेटा यूएस है, शान इस बात में है कि बेटा मेरा साथ रहता है। पर्चियां आ रही हैं, मुझसे भी लोगों ने कहा तुम बात कर रहे हो नॉनवेज की। उन्हें पता है, उन्हें होश है हिंदुस्तान में कहानियां क्या हो गई। जब मैं लोगों से कहता हूं इस ऐसी धर्म सभा में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप इन लोगों में नॉनवेज की बात क्यों कर रहे हो। तो मैं कहता हूं मेरी समस्या ये नहीं है कि मैं मांसाहारियों को शाकाहारी बनाऊं, मेरी समस्या ये है कि शाकाहारी शाकाहारी रह जाएं। एक नया चालू हो गया, रमेश भाई आपको नहीं पता, सेवन भाई आपको पता ही नहीं होगा, एक नया कैटेगरी हो गया। एक होता है नॉनवेज, एक होता है वेज, एक होता है वेजिटेरियन, एक है नॉन वेजिटेरियन, एक होता है एगिटेरियन। तुम बेटा क्या समझते हो मुझे, ये बच्चे समझते थे मुझे कुछ पता ही नहीं है जैसे। एगिटेरियन शुरू हो गया, oh we don't eat non-veg, then I am vegetarian,
ऐसे शान के साथ बोलता है जैसे बहुत महान धर्मात्मा हो ये। फिर एक और कैटेगरी है, मैं एग नहीं लेता हूं, आई डोंट ईट, बट इन केक एंड पेस्ट्रीज एंड कुकीज आई डोंट माइंड। वो एग नहीं खाता, लेकिन केक में, पेस्ट्रीज में और कुकीज में चल जाता है। क्या करें, इन लोगों को पकड़ के मुंह इनका दीवार से फेंक के मारे। और हम तो बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो बात करना मुश्किल होता है। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कौन से में क्या कंटेंट। अभी मैं गया तो पता चला लोगों ने वहां दूध पीना आसान नहीं है, पता है ना क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन डी मिला हुआ है, और जो डी है उसका सोर्स नॉनवेज है। ये तो बेधर्मात्मा लोग बताते हैं जो 2-4 घंटे स्वाध्याय करते हैं वहां पर, और जिनको होश नहीं है भी उन्हें गिनती भी है। पर एक बात भी सुन लें, जो लोग अमेरिका में हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वे जा चुके हैं, वे चिंता ना करें, वे परेशान ना हो। हम नहीं कहते कि वो मलक्ष प्रदेश है, कोई मलक्ष प्रदेश नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। वे लोग बहुत पवित्र हैं, वे लोग बहुत महान हैं, जो अमेरिका जैसी जगह में रह के भी रोज के 2-4 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव श्री के की परंपरा में, उनके पुण्य प्रताप योग में जाना जैसी संस्था वहां चल रही है। ये अध्यात्म स्टडी सर्किल नॉर्थ अमेरिका, वे वहां प्रवचन करते हैं, क्लास लगाते हैं, शिविर करते हैं। पर कितने, एक शिविर में 150 आदमी आते हैं, 200 आदमी, कितने गए हैं? दूर है, टाइम नहीं है। और बेटा कौन आते हैं जिनको वहां रहने के बाद 15-20 साल हो गए हैं, वे जब भुगत चुके तब। तो मैं कोई विरोधी नहीं हूं अमेरिका का, मैं वहां की रहने वाली जिंदगी के लिए कह रहा हूं। और आज से जो 20 साल पहले गए, हो सकता है तब हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उससे ज्यादा मौसम है, माहौल है, काम करने की जरूरत है। और मुद्दा यह है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो ना। अगेन पर्पज, तुम सारी मेरी पर्सनल बातें निकलवा लोगे। पर्चे में क्वेश्चन आया है, आपने अपनी बेटी के लिए भी बोला था 3-4 साल पहले कि अमेरिका नहीं जाना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, उसके बोलने का पर्पज क्या है? ये क्वेश्चन है। ये जितनी बातें मैंने बोली ना, यही पर्पज था। अब क्या और सुनना है? अब मैं उससे कहता हूं तो अमेरिका में शादी कर ले, सारे लड़के तो चले गए, कैलिबर तो चला गया, नहीं करना उसे, और मुझे भी नहीं भेजना। इसलिए 18 साल बाद तो वही हो जाएगा जो मैंने सुनाया। समझ में आ रहा है कमलेश भाई? तो फिर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने गई, लंदन गई, लंदन फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, कुछ और किया, 1 महीने 2 महीने बाद लौट के आ गई। कंडीशन अप्लाइड ऑलरेडी, जाना है ऐसे आना है। जाना मनाही नहीं है, घूमना फिरना मनाही नहीं है, पर लाइफ वहां बितानी है, लाइफ बितानी है वहां पर। एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोलता है कि ये लो लड्डू। मैं काहे के लड्डू हैं? मोतीचूर के। मोतीचूर के लड्डू किस बात के लिए? अपना बेटा आईआईटी की कोचिंग में सेलेक्ट हो गया। समझ में आई सुभाष भाई? काहे में? कोचिंग में। वो लड्डू लेके आ गया मेरा दोस्त। मैंने कहा सुन, तेरा लड़का तेरे हाथ से गया। क्या मतलब? मैंने कहा देख, तेरा लड़का कोचिंग में सेलेक्ट हो गया, मतलब होशियार है। अब वो और पढ़ेगा तो और होशियार होगा, तो उसका एडमिशन आईआईटी में हो जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा? आईआईटी बंबई होगी, लखनऊ होगी, खड़गपुर होगी, बेंगलोर होगी, चेन्नई होगी। हाँ,
वहां भी पास हो जाएगा 5 साल में। बिल्कुल। मैंने कहा फिर वहां का प्लेसमेंट होगा। हाँ, नौकरी लग जाएगी, तेरे गांव में आएगा, अहमदाबाद में आएगा। गांव छोड़ो, अहमदाबाद में आएगा नहीं। और नौकरी कहां लगेगी? बेंगलोर लगेगी, दिल्ली लगेगी, बंबई लगेगी। पर तेरा लगे तो बहुत होशियार है ना। बदू होशियार है। तो सुन, उसकी नौकरी लगेगी अमेरिका। हाँ। अब क्या होगा? अभी रुको, अभी 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 नौकरी लग गई अमेरिका। अब 2-4 साल बाद तुम्हारे पास वो आएगा, अपने साथ लेके आएगा एक गोरी भूरी सी बंदरिया, और उसके हाथ में होगा एक गोरा भूरा सा पप्पू। और तुम उससे कहोगे, ओ आजा बेटा, आजा आजा आजा, मैं तेरा दादा दादा, आजा। तो वो तुम्हारा बेटा है ना, जो कौन सा, ये जिसके तू लड्डू लाया है, वो के, ओ पापा, सॉरी, इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। यू कैन नॉट टेक हिम। तब तुझे याद आएंगे एक गोल गोल पीले पीले मोती चूर के लड्डू। अब क्या होगा? अब वो चला जाएगा 2-4 दिन में। फिर तेरी पत्नी बीमार होगी और तू वीडियो कॉलिंग रिलेशनशिप है तेरी उसके साथ। अब तू कहेगा, बेटा तेरी मम्मी आईसीयू में भर्ती है। तुम कहे, ओके पापा, ओके, आईसीयू में, ओ आई अंडरस्टैंड, आईसीयू में है, शी इज इन आईसीयू। अरे, उसको मां से अटैचमेंट होगा जिसको तुमने 15 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया? अरे, मां से अटैचमेंट तो तब होता है जब वो 24 घंटे मां के साथ रहता है। मां उसकी टट्टी उठाती है, मां उसको पुचकारती है, उसकी पसंद का खाना बनाती है, उसे एग्जाम देने के लिए दही खिलाती है, वो उसे इंतजार करती रहती है, मेरा बेटा आएगा। तो दोनों तरफ से होता है ना। अब वो आएगा, अब उसे याद आएगा आईसीयू में। फिर तुम अगले दिन कहोगे, बेटा तेरी माँ वेंटिलेटर पे। ओ पापा, वेंटिलेटर पे, तो व्हाट टू डू? बेटा आजा। पापा छुट्टियां नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत है। फिर भी एनीवे मैं चेक करता हूं टिकट। फिर तुम्हारी पत्नी मर गई और तुम मुझसे कहते हो, बेटा तेरी मां गई। ओह, मां चली गई, आई एम सो सॉरी। पापा आप ना, वो जो कुछ भी होता है आपके इंडिया में वो कर दो, और मैं फ्लाइट चेक करता हूं और कौन सी अच्छी फ्लाइट मिलती है सो मैं आता हूं। तुम क्रियाक्रम कर दोगे। बेटा आएगा अकेला, पत्नी और बहू तो वहीं पर हैं। फिर तुम्हें याद आएंगे वो गोल गोल पीले पीले मोती चूर के ये वाले, ये तू जो लेके आया है कम बखत, लेके आया था ना मेरे पास वो। 2 दिन बाद लड़का कहेगा, पापा आई हैव द इंपॉर्टेंट मीटिंग इन यूएस एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर मी, सो आई हैव टू गो। वो चला जाएगा जयेश भाई। फिर तुम बनियान पहने, पजामा पहने, अपने घर के सोफे पे बैठे होगे। पास में एक फोटो रखी होगी तुम्हारी पत्नी की, बेटे की, बहू की, पोते की। तुम कभी उसे देखते हो, कभी छत पे देखते हो, कभी जमीन पे देखते हो, और तुझे याद आएंगे उस वक्त ये गोल गोल पीले पीले मोती चूर के। तो मैंने ना एक कविता लिखी,
अब मैं सुना के ही मानूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसी बात पे लिखी, मैंने रिकॉर्ड भी की है, एडिटिंग हो रही है, अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई क्योंकि वो एडिटिंग पसंद नहीं आई। और कविता का शीर्षक ये है कि हे भगवान, मेरी जैसी दशा मेरे बेटे की ना हो। ये बाप ये कह रहा है कि मेरी जो दशा हुई है ना वो मेरे बेटे की ना हो। अभी तो हम बात दूसरी कर रहे हैं। मैंने बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया, खुद फटा जूता पहना, बेटे को नाइकी दिलाया, खुद पसीने में नहाया, उसे पंखे में सुलाया, लुट गया था उसके स्टैंडर्ड को बनाने में, बड़ी फीस कोचिंग और गैजेट में, कर रहा था अपनी औकात उलांग कर रहा था अपनी औकात उलांग कर, कर्जा लेकर हर बांटे थे गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू मोहल्ले में। उसकी शोहरत ही मेरी दौलत थी, गर्व से गली में निकलता था। मेरा बेटा मेरा गुरूर था, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था। सुन ले वो सारे इंटेलिजेंट बच्चों के बाप, मेरा बेटा मेरा गुरूर था, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, एकमात्र अनमोल धरोहर है मेरा बेटा, खजाना ख्वाहिशों का है मेरा बेटा, निकल पड़ा है अपने सपने बड़ा बनने मेरा बेटा, आज विदेश जा रहा है मेरा बेटा, आंसू टपक रहे हैं पर सीना चौड़ा है, हर जंग जीत लूंगा, साथ जो है मेरा बेटा। अब तो यादों को थामे थामे 9 साल हो गए हैं, अभी तक तो वो जा रहा था, अब 9 साल हो गए। अब तो यादों को थामे थामे 9 साल हो गए हैं, राह तकते तकते आंखें थक गई हैं, अब तो इंतजार की भी इंतहा हो गई है, समझ नहीं आता उसकी मां को कब तक बहलाऊं और अपने आप को कब तक उलझाऊं। अब झूठ भी नहीं बोला जाता और सहा भी नहीं जाता। ना आया ना बुलाया बेटे ने, ना आया ना बुलाया, ना झूठी तसल्ली ना दिलासा, सुना है बहुत बड़ा बन गया है मेरा बेटा, सुना है बहुत बड़ा बन गया है मेरा बेटा, ना कुछ रखा अपने पास ना कुछ बचाया। अरे ये आप लोगों की दिक्कत नहीं है, आप संपन्न लोग हो, आपके पास सब कुछ है, उनकी दशा सोचो जरा। ना कुछ रखा अपने पास ना कुछ बचाया, सब कुछ अपनी उम्मीद और उसकी तमन्ना पर लुटाया। बच्चे की तमन्ना हम हर पूरी करते हैं ना, तो उसकी तमन्ना पूरी करते हो, मेरे पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ अपनी उम्मीद और उसकी तमन्ना पर लुटाया, अपने ऊपर बहुत कर्जा चढ़ाया, बूढ़े हाथों से अब काम भी नहीं कर पाता हूं, अब तो पैसे पैसे को तरस गया हूं, बार बार अपने खून के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है और वो हर बार एक ही बात सुनाता है, बहुत खर्च करते हो, ऐसा क्या करते हो, आगे से ऐसा नहीं चलेगा, समझते क्यों नहीं हो। हर बार अपने खून के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है और हर बार वो एक ही बात सुनाता है, बहुत खर्च करते हो, ऐसा क्या करते हो, आगे से ऐसा नहीं चलेगा, समझते क्यों नहीं। तब मुझे मेरा वो फटा जूता, तब मुझे मेरा वो फटा जूता, चिथड़े लगी शर्ट याद आती है, वो पैरों के छाले और पत्नी की जोड़ लगी साड़ी याद आती है, वो अपनी सूखी और बेटे की घी लगी रोटी याद आती है। हर बाप अपने बेटे को घी लगी रोटी खिलाता है, खुद सूखी खा लेगा। अपनी सूखी और बेटे की घी लगी रोटी याद आती है, वो अपनी सूखी, अब वो अपनी टूटी साइकिल और बेटे का बड़ा मोबाइल और बड़ी बाइक याद आती है। सुना है किसी गोरी मेम से शादी कर ली है, सुना है किसी गोरी मेम से शादी कर ली है, गोरे भूरे से बच्चे भी हो गए हैं, विदेशी नस्ल का पिल्ला भी पाल लिया है, जिसे बाप की लाठी, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे बाप की लाठी बनना था वो पिल्ले का पिछलग्गू बन गया है। आगे आगे पिल्ला, पीछे पीछे, जिसे बाप की लाठी बनना था वो पिल्ले का पिछलग्गू बन गया है। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी जो बन गया है।
इससे तो इससे तो पड़ोस का मुन्ना ही अच्छा है। इससे तो पड़ोस का मुन्ना ही अच्छा है। खेती करता है, मोटा खाता है, मोटा पहनता है, रोज पैर छूता है और अपने बाप के साथ सूखी रोटी खाता है। और अपने बाप के साथ सूखी रोटी खाता है। काका कैसे हो, सुबह शाम मुझसे पूछ तो लेता है। पड़ोस का मुन्ना, काका कैसे हो, सुबह शाम मुझसे पूछ तो लेता है। ये प्यार अपने वतन में ही तो मिलता है। ये प्यार अपने वतन में ही तो मिलता है, जहां अपने तो अपने, पराया भी अपना है। अपना वतन कैसा भी हो, अपना है। बेटा सुनो, बेटा याद तो तेरी बहुत आती है। बेटा याद तो तेरी बहुत आती है। तेरी मम्मी भी पीछे पड़ी रहती है। मन तो मेरा भी बहुत मचलता है। बाप हूं फिर भी आज ममता उमड़ आई है, तो डर डर के वीडियो कॉलिंग लगाई है। ये बाप की हालत और माँ की हालत ऐसी होती है कि हम वीडियो कॉलिंग भी नहीं लगा सकते। बहुत भेजना है ना तुमको, बच्चों की गलती नहीं है अकेली। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं मैं। ये डर डर के आज वीडियो कॉलिंग लगाई है। उसे बस जी भर कर देख ही रहा था। सुनो, अरे सुनो यार, उसे बस जी भर कर देख ही रहा था। मन उछल ही रहा था, आंखों में पानी था, ममता मई दिल धड़क रहा था। पत्नी का हाथ बस दबा ही था, पत्नी का हाथ बस दबाया ही था कि बेटा बोल पड़ा। क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? क्या कुछ काम नहीं है? जल्दी बोलो, मेरा समय खराब हो रहा है। और वो अपने बेटे को लड़ाते हुए पुचकारने लगा। उसे सीने से चिपका लिया, गुल्लू गुल्लू करके उसे चूमने लगा। कमबख्त उससे खेलने चला गया और हम यूं ही बेबसी से अनाथ और हमें यूं ही बेबसी से अनाथ छोड़ गया। बेटा अनाथ नहीं हुआ। मुझसे क्या बोला? क्यों, जल्दी बोलो, क्यों डिस्टर्ब करते हो? कुछ काम नहीं है क्या? जल्दी बोलो, मेरा समय खराब हो रहा है। वो अपने बेटे को लड़ाते हुए पुचकारने लगा। उसे सीने से चिपका लिया, गुल्लू गुल्लू करके उसे चूमने लगा। कमबख्त उससे खेलने चला गया और हमें यूं ही बेपरवाही से अनाथ छोड़ गया। अरे, मैं अवाक सा मुंह फाड़े बोलता ही रह गया। अचानक दिल से दर्द निकल ही गया। कल मुए, तू भी तो किसी की आंख का तारा है। कल मुए, तू भी तो किसी की आंख का तारा है। उस पर भी तो नजर कर ले जरा, जिसने तुझे पलकों में छुपा रखा है। उस पर भी तो नजर कर ले जरा, जिसने तुझे पलकों में छुपा रखा है और अपनी चुप्पी में जिंदगी की पूरी कहानी छुपा रखी है। सोचता हूं आज कितना अच्छा होता। अब सुनो, सोचता हूं आज कितना अच्छा होता, बचपन में इसकी हट ही ना मानता। बचपन में इसकी हट ही ना मानता। कुछ संस्कार तो जबरन दे ही देता। कुछ संस्कार तो जबरन दे ही देता। बचपन में इसे चांटा मार ही देता। पहली गलती पर ही कान मरोड़ ही देता। अभी तो बच्चा है कहकर ना टालता। तो आज ये मेरी कुछ तो मानता और मेरी हैसियत मुझे ना दिखाता। और मेरी हैसियत मुझे ना दिखाता। छत से गुजरते हुए हवाई जहाज के पंखों में मेरा बेटा ही समाया रहता है नजरों में। ये बेवफा ही उसे उड़ा ये बेवफा ही उसे ले उड़ा था एक दिन। इसकी गूंज अब शोर लगने लगी है। हवाई जहाज की गूंज अब शोर लगने लगी है, जो मुझे रह रहकर चिढ़ाने लगी है। मुझे भरोसा है एक दिन वो आएगा जरूर तुम सबसे मिलने। थोड़ा ट्विस्ट है। मुझे भरोसा है एक दिन वो आएगा जरूर तुम सबसे मिलने, मेरे ही दिए में। तब मेरी फोटो को मिलेगी माला भी और इज्जत भी।
होगा भोज भी, बहेंगे आंसू भी, हड़ताल मनेगी बरसी भी, बटेंगे गरीब को मिठाई और कपड़े भी। बेटा हम तो निकले तेरे दिल से, पर तू ना निकला हमारे दिल से। मैं तो अपने आंसू छुपा लूंगा, ले दे के तेरी माँ को भी समझा लूंगा। बहला लूंगा, झूठा हंस लूंगा, जमाने के गम भी पी लूंगा। पर बेटा ऐसा तो नहीं है कि तू जवान ही रहेगा। पर बेटा ऐसा तो नहीं है कि तू जवान ही रहेगा, तेरा बेटा भी इंटेलिजेंट बनेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंसी। तेरा बेटा भी इंटेलिजेंट बनेगा। तेरे आंसू बुढ़ापे में कौन पहुंचेगा? कौन तेरा सहारा बनेगा? वो बेटे से पूछ रहा है कौशिक भाई, वो बेटे से पूछ रहा है कि कौन तेरे आंसू पूछेगा, कौन तेरा सहारा बनेगा? तू कैसे संभलेगा, कैसे जिएगा जब तेरा बेटा ऐसे ही एक दिन तुझे अनाथ कर जाएगा? राजू भाई ये बाप है ना, उसे अपनी चिंता नहीं है, मां की चिंता भी नहीं है। अभी भी कमबख्त उसे चिंता हो रही है अपने बेटे की। जो बेटा इसे अनाथ छोड़ गया ना निखिल, ये उसके लिए सोच रहा है कि बेटा ऐसा नहीं है तू जवानी रहेगा, ऐसा नहीं है कि तू जवानी रहेगा, तेरा बेटा भी इंटेलिजेंट बनेगा। वो जिससे गुल्लू गुल्लू करके खेल रहा था, तेरे आंसू बुढ़ापे में कौन पहुंचेगा, कौन तेरा सहारा बनेगा, तू कैसे संभलेगा, कैसे जिएगा जब तेरा बेटा भी ऐसे ही एक दिन तुझे अनाथ कर जाएगा। हे भगवान, अब इसकी प्रार्थना सुनना, यूनिक प्रार्थना है। हे भगवान अच्छा हो, यूनिक प्रार्थना है। हे भगवान अच्छा हो इसका बेटा कुछ कम पढ़ लिख जाए। हे भगवान अच्छा हो इसका बेटा कुछ कम पढ़ लिख जाए और पढ़ाई में 45% नंबर ही आए, तथा कथित इंटेलिजेंट ना निकले। तथा कथित, मैं इंटेलिजेंसी के विरोध में नहीं हूं, मैंने तथा कथित लिखा है। तथा कथित इंटेलिजेंट ना निकल पाए, इस दुनिया का कुरंग ना चढ़ पाए। बड़ा बने पर इतना बड़ा ना बन जाए कि बाप भी छोटा पड़ जाए। बड़ा बने पर इतना बड़ा ना बन जाए कि बाप भी छोटा पड़ जाए। बड़ा बनने पर इतना ही बड़ा बने कि अपने बाप के साथ 2 रोटी खाए। बड़ा बनने पर इतना ही बड़ा बने कि अपने बाप के साथ 2 रोटी खाए और अपने बाप को बाप ना सही बेटा ही समझ ले। अपने बाप को बाप ना सही बेटा ही समझ ले, पर गैर तो ना समझे, गैर ही समझ लिया। हे भगवान मेरे जैसी दशा मेरे बेटे की ना हो जाए और वो कुछ कम पढ़ लिख जाए और मेरा बेटा मुझ जैसा ना छला जाए। बाप क्या कह रहा है अपने बेटे के लिए कि जैसा मैं छला गया अपने बेटे से, मेरा बेटा उसके बेटे से ऐसा ना छला जाए और वो कुछ कम पढ़ लिख जाए। ऐसी पढ़ाई ने इंटेलिजेंट तो बना दिया, ऐसी पढ़ाई ने इंटेलिजेंट तो बना दिया, पर समझदारपना छीन लिया। परायों की नजर में बड़ा तो बना दिया, पर अपनों की नजर में गिरा दिया। दर्द के विज्ञान का ज्ञान तो सिखा दिया, पर संवेदनहीन कर दिया। कमाना तो खूब सिखा दिया, पर संस्कारहीन कर दिया। गिनना तो इतना सिखा दिया कि बाप का भी खर्चा गिनना सिखा दिया। एआई तो बहुत सिखा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तो बहुत सिखा दिया, पर इमोशन समझना भुला दिया। इमोशन समझना भुला दिया। सोशल मीडिया पे दोस्त बनाना तो सिखा दिया, पर अपनों से रिश्ते बनाना भुला दिया। वो पढ़े, खूब पढ़े, पर ऐसा बढ़िया ना पढ़े कि अपने पालक को ही ना पढ़ पाए। वो पढ़े, खूब पढ़े, पर इतना बढ़िया ना पढ़ पाए कि अपने पालक को ही ना पढ़ पाए। हे भगवान मैं समझ ही नहीं पाया ऐसी क्या है मजबूरी जो बढ़ाए माता पिता से इतनी दूरी। अब एक ही प्रार्थना है मेरी कि मेरा बेटा
मेरे पास लौट आए। सुनना, दूसरी प्रार्थना क्या है? खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ना तुम्हें गलत छेड़ दिया है मुझे। एक ही प्रार्थना है मेरी कि मेरा बेटा मेरे पास लौट आए। क्यों? जिससे मेरी जैसी दशा मेरे बेटे की ना हो जाए और उसका बेटा उसके साथ ही रह जाए। पढ़ना, बहुत पढ़ना, पर इतना मत पढ़ना कि अपने बाप को भी ना पढ़ पाए। इतने इंटेलिजेंट मत बनना जिससे अपने बाप के साथ दो सूखी रोटी ना खा पाए। और अंतिम बात, मनुष्य भव का पर्पज मोक्ष जाना है, पैसे कमाना नहीं। अगेन डिफाइन द पर्पज। और मोक्ष का मार्ग कहां से खुलता है ये नक्की करना। हम सारी चीज ग्लैमर और पैसे पे अटका देते हैं या दोस्तों के नाम पे अटका देते हैं। मोक्ष मार्ग भूल जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं, मनुष्य भव की क्या कीमत है भूल जाते हैं। उसके लिए ये सारी कीमत चुकाने को मैं तैयार हूं, क्योंकि इससे हमारा मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है। पर्पज ऊपर આ વીકમાં ત્રીજી ચોથી વાર એવું હશે, ઘણા કવિતાને એન્જોય કરતા હતા અને કેટલાય લોકોની આંખોમાં આંસુ પણ હતા. એવી રીતના ઇમોશનલ થઈને આજનું પ્રવચન સાંભળ્યું. આદરણીય એસપી ભારેલજીને પોસિબલ છે 15-20 મિનિટ વધારે હોત તો આની ઉપર પર્પઝ ઉપર વાર આગળ આપણે જાત મોક્ષ માર્ગ ઉપર, પણ એ ટાઈમ આપણે ખૂબ જ સુંદર. આજે ઘણા બધા વિદ્વાનોએ આ ટોપિકને થોડી થોડી વાર તો લીધેલું છે. આજનું પ્રવચન મને ખબર છે દરેક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નેશનલી ઇન્ટરનેશનલી બધી જગ્યાએ ફરશે આજનું પ્રવચન. એ 100% આ ડેફિનેટ વાત છે આજના પ્રવચન માટેની, અને ખૂબ જ જરૂરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે. આ એના માટે આ જરૂરી હતો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે જીનવાણી સ્તુતિ. નિજ નિધિ